हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय हिंदी लेक्चर चैनल। पिछले वीडियो में हमने ततारा वामिरू की कथा का अध्ययन किया था और हमने आधा ही किया था, यानी कि ततारा और वामिरू आपस में देखने में अपने को मग्न हो जाते हैं। ततारा वामिरू की आकर्षक रूप से सम्मोहित हो जाते हैं और उसे वापस बुलाते हैं और बुलाने में ततारा वामिरू से बोलता है कि मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा और तुम ही इस चट्टान पर कल वापस आओगी ना। अब वामिरू आती है या नहीं, इसका अध्ययन हम इस वीडियो में कर रहे हैं। वामिरू उस समय ततारा से देखने के बाद, ततारा की स्थिति को देखने के बाद जब घर पहुंचती है तो भीतर ही भीतर है कि अपने अंदर, हृदय के अंदर वो बहुत बेचैनी सी महसूस करने लगती है। उसके अंदर ततारा से मुक्त होने की झूठी छटपटाहट आ जाती है। वह झल्लाती है, अपने आप पर गुस्सा करती है और मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास भी करती है कि उसका मन किसी न किसी तरह से ततारा से मुक्त हो जाए। उसका जो हृदय में ततारा के प्रति जो भावनाएं आ रही है, जिन भावनाओं को वह महसूस कर रही है, वह किसी न किसी तरीके से वह हट जाए। इसलिए वह अपने मन को किसी दूसरी दिशा में ले जाने का प्रयास करती है। बार बार फिर भी ततारा का जो यातना भरा चेहरा है वह उसकी आंखों के सामने आने लगता है। उसने ततारा के बारे में कई कहानियां सुन रखी थी। उसकी कल्पना में वह एक अद्भुत और एक साहसी युवक था, किंतु वही ततारा उसके सामने एक अलग रूप में आया था। यानी कि ततारा को जितना उसने जाना था, लोगों के द्वारा जितना उसने सुना था, उस वर्णन में वामिरू जो थी वह उसे एक बहुत साहसी और वीर युवक मानती थी। लेकिन जब ततारा उसके सामने इस तरह से बिल्कुल अशांत मुद्रा में आकर खड़ा होता है और बिल्कुल बेसुध होकर उसके सामने कई बार प्रश्न करता है, प्रश्न का सही जवाब नहीं भी देता है, इसलिए वह उसके सामने एक अलग रूप में आया। उसे ऐसा महसूस हुआ। वह सुंदर, बलिष्ठ और बहुत शांत और सभ्य और भोला है। उसका जो व्यक्तित्व है वह वैसा था जैसा कि वह अपने जीवन साथी के बारे में सोच रही थी। कौन? वामिरू। इसीलिए वामिरू के हृदय में बेचैनी आ रही थी। किंतु दोनों क्या थे? दोनों क्या थे? दोनों अलग अलग गांव के थे। दोनों एक दूसरे के गांव के नहीं थे, एक ही गांव के नहीं थे। ततारा बार बार उसकी आंखों के सामने आता जा रहा था और निर्निमेष याचक की तरह वह उसकी प्रतीक्षा में डूब रहा था। किसी तरह रात बीती। दोनों के हृदय अपने आप में क्या हो गए थे? व्यथित होने लगे थे, परेशान होने लगे थे। क्यों? क्योंकि दोनों के हृदय में दोनों के लिए जो सूक्ष्म भावनाएं थी और जो सम्मोहन की भावनाएं थी वो उनके अंदर आ गई थी। इसलिए वे दोनों क्या हो रहे थे? बेचैन हो रहे थे। किसी न किसी तरह वह अपने आप को एक दूसरे से दूर हटाना चाह रहे थे, यानी कि किसी न किसी तरह वह आज से एक हाव भाव यानी कि उस अपने आप को ठंडा करने लगे थे। और उस समय धीरे धीरे वह शाम भी उनकी व्यतीत होने लगी थी। शाम की प्रतीक्षा दोनों कर रहे थे, दोनों ही उस शाम का इंतजार कर रहे थे। ततारा के लिए तो मानो पूरा जीवन ही उस अकेले की प्रतीक्षा में बीतने वाला था। उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हो रहा था। किसके? ततारा के जीवन में ऐसा पहली बार हो रहा था। वह अचंभित था, उसे अपने आप पर आश्चर्य भी हो रहा था और साथ ही वह बहुत रोमांचित भी था। दिन धीरे धीरे ढलने लगा और काफी पहले ही वह लपाती की उस समुद्री चट्टान पर जा पहुंचा था। यानी कौन? ततारा उस समुद्री चट्टान पर जा पहुंचा था। वामिरू की प्रतीक्षा में उसे एक एक पल कैसा लग रहा था? पहाड़ के समान, यानी कि एक एक पल उसे बहुत लंबा लग रहा था। उसके भीतर एक आशंका आ गई थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं यहाँ बैठकर उसका इंतजार करता रहूं और वह कभी आए ही नहीं। वह निर्णय नहीं ले पा रहा था कि वामिरू आएगी या नहीं आएगी। सिर्फ प्रतीक्षा करने में लगा हुआ था। बस एक जो आशा की किरण थी वह उसके अंदर थी कि वामिरू आएगी।
उस आशा की किरण में, समुद्र की देह में वह डूबती हुई किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी और उस आशा की किरण को वह देख रहा था। वह बार बार लपाटी के रास्ते पर देख रहा था, जैसे हम भी यदि किसी का इंतजार करते हैं तो बार बार उसी रास्ते की तरफ हमारी नजरें दौड़ाते हैं। तो उसी प्रकार से जो ततारा था वामिरों की प्रतीक्षा में बार बार उसी मार्ग को देख रहा था कि कहीं दूर से ही आती हुई वामिरों उसे नजर आ जाए। सहसा नारियल के झुंडों में उसे एक आकृति कुछ साफ हुई और फिर धीरे धीरे कुछ साफ हुई, फिर और कुछ साफ हुई, यानी कि वह बहुत ध्यान से उसे देखता रहा और धीरे धीरे उसकी आकृति क्या होती गई, स्पष्ट होती गई। और जब आकृति स्पष्ट हुई और उसे वामिरों नजर आ गई तो उसकी खुशी का बिल्कुल भी ठिकाना न रहा। सचमुच वह वामिरों थी, लगा जैसे वह घबराहट में थी। यानी कि ततारा जब उसे देख रहा था नारियल के झुंड में, तो उसे ऐसा लग रहा था कि वामिरों कुछ घबरा रही है, कुछ परेशान हो रही है। लेकिन वामिरों भी अपने आप को छुपाती हुई आगे बढ़ रही थी। बीच बीच में वामिरों जो थी अपनी दृष्टि को इधर उधर घुमा लेती थी, यानी कि वो देखती थी कि कहीं हमारा ततारा और जो वामिरों को एक दूसरे को देखने का जो दृश्य था, कहीं ऐसा ना हो कि कोई हमें देख ले। तो इस तरह से वामिरों बार बार अपने आसपास देख लिया करती थी। फिर वह तेजी से अपने कदमों को बढ़ाती थी, देखती थी कि कोई नहीं देख रहा है और वह अपने कदमों को आगे बढ़ा और ततारा की तरफ उसके कदम जाकर रुक गए, यानी कि वह ततारा के सामने पहुंचकर बिल्कुल ठिठक गई। वह दोनों आपस में एक दूसरे को जैसे ही उनकी नजरें मिली, दोनों शब्दहीन हो गए, यानी बिल्कुल शांत हो गए और शांत मुद्रा में दोनों एक दूसरे की तरफ क्या करने लगे, देखने लगे। दोनों के भीतर एक अपार स्नेह बह रहा था, जो आपस में वे एक टक यानी कि बिना पलक झपकाए निर्निमेष वह एक दूसरे को देखने लगे और ना जाने कब तक वह इसी मुद्रा में खड़े रहे। सूरज समुद्र की लहरों में कहीं खो गया, अंधेरा धीरे धीरे बढ़ने लगा। अचानक वामिरों कुछ सचेत हुई और उसे जैसे ही अपने आसपास अंधेरा लगा, वह इधर उधर देखने लगी। जैसे ही वह उस समय को देखा कि बहुत समय हो गया है और मुझे बहुत देर यहाँ आते हुए हो गई है, तो वह फटाफट क्या हुआ, वह एकदम से घर की तरफ दौड़ पड़ी। ततारा अब भी वहीं खड़ा था, बिल्कुल निश्चल और शब्दहीन होकर के शांत मुद्रा में। अभी भी ततारा उसी जगह खड़ा था। दोनों रोज उसी जगह पहुंच जाते हैं और दोनों रोज मूर्तिवत एक दूसरे को निर्निमेष होकर ताकने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। उनका रोज का यह जो सिलसिला था वह धीरे धीरे बढ़ने लग गया था। रोजाना आते थे, दोनों एक दूसरे को देखते थे, बोलते कुछ नहीं थे, बस भीतर ही भीतर समर्पण भाव था, जो अनवरत रूप में क्या होता जा रहा था, गहरा होता जा रहा था। अब यह जब रोजाना कोई एक ही दृश्य होगा, रोजाना जब एक ही कार्य होगा, तो उस कार्य में क्या होगा, चोरी एक दिन और 2 दिन 3 दिन कभी भी नहीं छूटती है। तो इस तरह का जो दृश्य था, लपाटी के कुछ युवकों ने देख लिया, यानी कि उनके जो निशब्द और निश्चल जो प्रेम था, लपाटी गांव के जो युवक थे उन्होंने इसको पहचान लिया था। और जब युवकों ने पहचाना तो यह जो वामिरों और ततारा की जो प्रेम कथा थी, उसकी जो खबर है हवा की तरह पूरे गांव में फैल गई। वामिरों लपाटी गांव की थी और ततारा पासा गांव का था, यानी कि दोनों अलग अलग गांव के थे और दोनों एक ही गांव का होना बिल्कुल आवश्यक था। उस समय उनके जो हनुमान द्वीप था, वहां पर ऐसी रीत प्रचलित थी कि यदि युवक और युवती का विवाह होगा तो दोनों एक ही गांव के होना बिल्कुल आवश्यक है, अन्यथा नहीं हो सकता। तो वामिरों और ततारा को समझाने बुझाने का गांव वालों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वे दोनों क्या थे, बिल्कुल अड़िग रहे। उन दोनों में से एक ने भी अपने आप को पीछे नहीं हटाया। वे नियमित लपाटी के उसी समुद्र किनारे पर आते थे और मिलते थे और उनकी जो ये अफवाहें थी वह पूरे गांव में फैलती जा रही थी। अब एक समय ऐसा आता है कि पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन किया गया था, यानी कि एक उत्सव का आयोजन किया था जिसमें हस्त पुष्ट पशुओं के
अष्टपुष्ट पशुओं का प्रदर्शन तो किया ही जाता था, इसके अतिरिक्त पशुओं से युवकों की शक्ति की भी परीक्षा ली जाती थी, यानी कि युवक शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता भी उसमें होती थी। किस उत्सव में? पशु पर्व उत्सव में। तो वर्ष में एक बार सभी गांव के लोग उसमें क्या होते थे? हिस्सा लेते थे, उसमें भाग लेते थे। बाद में जब यह प्रतियोगिता पूरी हो जाती थी तो बाद में नृत्य, संगीत और भोजन का भी आयोजन होता था। शाम से सभी लोग पासा गांव में एकत्रित होने लगे थे। धीरे धीरे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम शुरू हो गए थे। ततारा का मन इन्हीं कार्यक्रमों में तनिक भी नहीं लग रहा था। क्यों? क्योंकि उसका मन तो वामिरों में उलझा हुआ था। वह वामिरों की ही प्रतीक्षा कर रहा था, वह उसी को ढूंढ रहा था। बहुत व्याकुल हो चुका था, परेशान हो गया था और परेशान विचलित आंखों से वह वामिरों को अपने इर्द गिर्द, अपने आसपास उसे तलाश रहा था। नारियल के झुंड के एक पेड़ के पीछे उसे जैसे कोई झांकता हुआ सा दिखाई दिया, यानी कि उसे आभास हुआ। उसने थोड़ा और करीब जाकर पहचानने की चेष्टा की और जब पहचानने की चेष्टा की तो उसे लगा कि वह वामिरो थी जो भयवश सामने आ नहीं रही थी, यानी कि वामिरो डर के कारण, लोगों के भय के कारण वह सामने नहीं आ रही थी। उसकी आंखें और उसके होंठ कांप रहे थे, वह बिल्कुल डरी हुई मुद्रा में थी। ततारा को देखते ही वामिरो फूट फूट कर रोने लगी और ततारा इस दृश्य को देखकर परेशान हो गया और उससे कुछ बोलते हुए भी नहीं बन रहा था। रोने की आवाज जो थी वामिरो की, वह लगातार ऊंची ऊंची होती जा रही थी, यानी कि तेज तेज से आवाज आने लगी। तब ततारा किंकन कर्तव्य विमुख हो गया और वामिरो का जो रुदन का स्वर था उसे सुनकर जब वामिरो की माँ वहां पहुंची और दोनों को देखा उसने, यानी कि ततारा और वामिरो के दृश्य को देखा और लोगों के द्वारा जितनी अफवाहें हो रही थी उसको सुना, तो वामिरो की माँ आग बबूला हो उठी, यानी कि उसे बहुत क्रोध आ गया। सारे गांव वालों की उपस्थिति में उसे यह वामिरो का जो यह दृश्य था वह बिल्कुल अपमानजनक लग रहा था। उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। इसी बीच गांव के जो कुछ लोग थे वह वहां पहुंच गए। वामिरो की माँ का जो क्रोध था वह और अधिक बढ़ गया। उसने ततारा को तरह तरह से अपमानित किया। गांव के लोग भी ततारा के विरोध में आवाज उठाने लगे, यानी कि गांव के लोग भी उसे भला बुरा कहने लगे। जब तक ततारा का व्यक्तित्व उनके सामने अच्छा था तब तक वे ततारा को बहुत अच्छा मानते थे, लेकिन ततारा की इस कथा को सुनने के बाद गांव के लोगों ने ततारा के विरोध में आवाज उठा दी। तो ततारा इस बात को वह सहन नहीं कर सका। ये बात ततारा के लिए असहनीय होती जा रही थी और वामिरो भी अभी तक रोए जा रही थी। तो ततारा का गुस्सा दोनों तरफ से बढ़ गया है, यानी कि जो गांव वाले उसका सम्मान करते थे और उसे उसके गुणों से उसे याद करते थे, वही गांव वाले उसके विरोध में आवाज उठा रहे हैं। और जिस वामिरो को वह देख रहा था और जिसके कारण उसका व्यक्तित्व परिवर्तित हो गया था, उसके दुख को देखकर भी वह अत्यधिक दुखी हो रहा था। अब वामिरो का दुख उसे बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा था। उसे मालूम नहीं था कि अब उसे क्या कदम उठाना चाहे। अनायास उसका हाथ जो था अपनी तलवार जो उसकी कमर में बंधी हुई थी उसके ऊपर चला गया। उसने अपनी तलवार को क्रोध से निकाला और फिर कुछ विचार तो वह करता रहा, लेकिन क्रोध उसका जो लगातार था वह बढ़ता ही जा रहा था, अग्नि की तरह वह बढ़ रहा था। लोग इस बात को देख करके बिल्कुल सहम गए, डर गए और एकदम सन्नाटा वहां पर छा गया। जब ततारा को कोई भी उपाय नहीं सूझा तो उसके क्रोध को किस तरह से वह शांत कर ले, इस बात का कोई उपाय नहीं सोचा। तो उसने क्या किया, उसने पूरी शक्ति के साथ अपनी तलवार को अपनी कमर से निकाला और उसे धरती पर घोंप दिया और ताकत से उसे जोर से खींचने लगा। तलवार को बहुत ताकत से ततारा उसे खींच रहा था कि उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि उस गुस्से का वह निदान नहीं कर पा रहा था
वह अपने गुस्से से घबराया हुआ था और उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया था। वह तलवार को अपनी तरफ खींचते हुए दूर तक पहुंच गया। वह हाँफ रहा था। अचानक जहां लकीर ततारा ने खींची थी, वहां से अचानक जमीन में क्या हुआ, दरारें पड़ने लगी। मानो ऐसा लग रहा था कि धरती दो टुकड़ों में बट रही है। एक गड़गड़ाहट की आवाज गूंजने लगी और लकीर सी धरती को फाड़ती हुई सी नजर आने लगी, यानी कि धरती के दो टुकड़े होते हुए नजर आने लगे। द्वीप के अंतिम सिरे तक ततारा धरती को मानो क्रोध से काटता जा रहा था। इस दृश्य को देखकर सभी लोग भयाकुल हो उठे और सभी लोग घबराने लगे, डरने लगे। इस दृश्य की वहां के लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा भी हो सकता है। और उधर जो वामिरो थी, फटती हुई धरती के किनारे चीखती हुई दौड़ रही थी और उसके चीख में एक ही पुकार थी, ततारा ततारा। और उसके इस करुण स्वर की चीख मानो वह जो धरती जो फटी थी उसके द्वारा जो गड़गड़ाहट का स्वर हुआ था, उसमें वामिरो की आवाज भी डूब गई। ततारा दुर्भाग्यवश कहें या उसकी किस्मत ही खराब हो गई थी कि वह दूसरी तरफ ही अटक गया, यानी कि द्वीप के अंतिम सिरे तक धरती को चाटता हुआ जैसे ही वह अंतिम छोर पर पहुंचा, द्वीप क्या हुआ, दो टुकड़ों में बट गया। और जब द्वीप दो टुकड़ों में बट गया तो एक तरफ ततारा था और दूसरी तरफ वामिरो थी। ततारा को जब होश आया, जब वह अपने क्रोध आवेश से बाहर आया, तो उसने देखा कि उसकी तरफ का जो द्वीप समूह था वह कहाँ, वह धरती के अंदर धंस रहा था, यानी कि वह द्वीप समूह धरती में धंस रहा था और वह छटपटाने लगा। उसने अपने आप को बचाने का प्रयास किया और बचाने के प्रयास में एक लंबी छलांग लगाई, लेकिन क्या होता है, वह उसमें सफल नहीं हो पाता है। उसकी पकड़ क्या होती है, ढीली हो जाती है और वह नीचे की तरफ फिसलने लगता है। लगातार जो समुद्र की सतह की तरफ वह फिसलता चला जाता है। उसके मुंह से सिर्फ एक ही चीख बार बार गूंज रही थी और उस चीख में वामिरो का नाम था। वह बार बार वामिरो वामिरो पुकार रहा था और दूसरी तरफ से भी वामिरो ततारा ततारा पुकार रही थी, यानी कि दोनों द्वीप अलग अलग हो गए थे और दोनों के छोर से दोनों की आवाज आ रही थी। ततारा बिल्कुल लहूलुहान हो गया था, अचेत यानी बेहोश हो गया था और कुछ देर बाद उसे होश ही न रहा कि वह कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड पर पड़ा हुआ था, जो दूसरे हिस्से से संयोग से जुड़ गया था। बहता हुआ ततारा कहाँ पहुंचा, बाद में उसका क्या हुआ, इस बात को कोई भी नहीं जानता है। और ततारा के वियोग में वामिरो पागल हो गई, सुध-बुध खो बैठी। हर समय वह ततारा को खोजती हुई थी, ढूंढती फिरती थी और वह अपने घर को भी छोड़ दिया था। ततारा वामिरो जो थी वह घंटों ततारा की याद में बैठी रहती थी, उसके बारे में सोचा करती थी और खाने पीना भी उसने छोड़ दिया था। परिवार से बिल्कुल अलग हो गई थी। लोगों ने उसे बहुत ढूंढने का प्रयास किया किंतु उसको कहीं भी सुराग नहीं मिला। आज स्थिति यह है कि ना तो ततारा है ना वामिरो, किंतु उनकी यह जो प्रेम कथा है वह घर घर में सुनाई जाती है और निकोबारियों का ऐसा मानना है कि ततारा की तलवार से कार निकोबार के जो टुकड़े हुए उसमें से दूसरा लिटिल अंडमान है, जो कार निकोबार से आज 96 किलोमीटर यानी कि 96 किलोमीटर दूर स्थित है। निकोबारी इस घटना के बाद दूसरे गांव में भी आपसी वैवाहिक संबंध करने लगे थे। किस घटना के बाद? ततारा वामिरो की कथा के बाद वह अपने वैवाहिक संबंध दूसरे गांव में भी करने लगे। ततारा वामिरो की जो त्यागमयी मृत्यु थी शायद इसी सुखद परिवर्तन के लिए थी और इसीलिए आपसी गांव में संबंध बनने लगे थे। तो हमने यह कथा यहाँ पढ़ी। तो गाइस आज का यह अध्याय आपका यहीं समाप्त होता है। आप समझकर याद करने का प्रयास करें और यदि कोई समस्या आती है तो कमेंट्स बॉक्स में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।